वेलकम नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द एफ्थस अल्सर्स जो कि है ऑन द पेज नंबर 246 ऑफ द डिग्रा चैप्टर नंबर 43। इसमें एफ्थस अल्सर्स में ये होता है कि ये ना छोटे छोटे इस तरह से अल्सर्स बन जाते हैं माउथ के अंदर। मोस्टली जो मोबाइल एरियाज़ होते हैं ना, मोबाइल म्यूकोज़ा जो होते हैं उनके ऊपर बनते हैं। फॉर एग्जांपल टंग के ऊपर बन जाते हैं, फिर ये लिप्स के ऊपर बन जाते हैं, लिप्स के अंदर वाली साइड पे बन जाते हैं, लाइक यहाँ पे लिप्स के अंदर बना हुआ है। इसी तरह यहाँ पे बकल म्यूकोज़ा के अंदर बन सकता है, या ये सॉफ्ट पैलेट के अंदर बन सकता है ऊपर की तरफ ना। इस तरह से ये बनता है। अब ये रिकरेंट होते हैं, मतलब कि अभी ख़त्म होंगे दोबारा से निकल आएंगे, यहाँ से ख़त्म होगा तो यहाँ पे निकल आएगा, मतलब ये बनते जाते हैं। सुपरफिशियल होते हैं ये अल्सर्स। और इनका वायरल अल्सर्स से डिफरेंस यही होता है कि जो वायरल अल्सर्स होते हैं ना, वो रिकरेंट नहीं होते इतने जितने ये रिकरेंट होते हैं। और दूसरा डिफरेंस इनका ये होता है कि वायरल अल्सर्स कहीं भी बन सकते हैं, लेकिन ये वाले जो होते हैं एफ्थस अल्सर्स, ये मोस्टली यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि मूवेबल म्यूकोज़ा होता है, लाइक चीक हो गई, सॉफ्ट पैलेट हो गया, या इस तरह से इन एरियाज़ पे बनते हैं। इसी तरह ये भी डिफरेंस होता है कि वायरल जो हमारे पास अल्सर्स होते हैं उनमें साथ साथ क्या होता है, फ़ीवर, मलेज, इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, लाइक सर्वाइकल नोड्स इनलार्ज हो गए। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो होते हैं वो वायरल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो एफ्थस अल्सर्स होते हैं वहाँ पर ये वाले जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस थे वायरल से। उसके अलावा ये होता है कि ये जो एफ्थस अल्सर्स होते हैं छोटे छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। छोटे होंगे तो मल्टीपल होंगे, स्मॉल मल्टीपल होंगे, तकरीबन 2 to 10 मिलीमीटर्स के। और उनमें क्या होता है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है दरमियान में जो है नेक्रोटिक एरिया होता है, जैसे आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है, और इसके इर्द गिर्द जो है ना नेक्रोटिक एरिया के इर्द गिर्द ना रेडनेस हुई होती है। तो दिस इज़ अ स्मॉल, छोटे छोटे अल्सर्स होते हैं मल्टीपल, और कभी कभार लार्ज भी हो सकते हैं। इतने लार्ज होते हैं कि इनका साइज़ जो है वो तकरीबन पहुँच सकता है कहाँ पर, तकरीबन जो है ये 2 to 4 सेंटीमीटर्स इन साइज़ भी हो सकते हैं। इसमें ये होता है कि जब जो छोटे अल्सर्स होते हैं वो जब अपना मतलब जाते हैं ना तो कोई निशान छोड़ के नहीं जाते, मतलब उनका कोई स्कार नहीं बनता। लेकिन ये जो बड़े होते हैं ना अल्सर्स, ये जब हमारे पास जाते हैं ना तो उसके बाद जो स्कार भी छोड़ जाते हैं, और साथ ही दोबारा से रिकरेंट अल्सर दोबारा से एक बन जाता है। तो ये थोड़ी सी इसकी थी अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन। फिर ये होता है कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, माउथ अल्सर्स क्यों बन जाते हैं। तो अगर हम बात करें अपनी डेली लाइफ की, तो ये वायरल और फंगल इन्फेक्शंस की वजह से बन सकते हैं अल्सर्स। लेकिन वी आर डिस्कसिंग द एफ्थस अल्सर, जो कि मोस्टली इन वजह से बनते हैं कि वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से, या कोई ऐसे फूड्स होते हैं जो जिनको हमारी जो स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है, लाइक एसिडिक फूड्स हो गए इस तरह के। और कभी डेंटल ब्रेसिस की वजह से, या कुछ टूथ ब्रशिंग इस तरह से कर रहे हों और जोर से जो है वो स्किन के ऊपर छोटा बहुत ट्रॉमा हो जाए, उसकी वजह से ये बन जाते हैं। और क्या कॉज़ हो सकता है इसका, ये हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से ये बन जाते हैं मोस्टली। अगर किसी के एग्ज़ाम्स पास आ जाएँ तो उनको अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से बन सकते हैं, या ये हो सकता है कि ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ही बन सकते हैं। तो ये इसके कुछ कॉजेज़ थे। फिर इसका ट्रीटमेंट यही होता है ना कि पेशेंट को इतनी ज़्यादा पेन हो रही होती है, अल्सर्स पेन के साथ आते हैं डॉक्टर के पास कि हमें कुछ बता दें, तो डॉक्टर उनको क्या सजेस्ट करेंगे। विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो डॉक्टर पहले यही कहेंगे कि आप स्ट्रेस ना लें, आप जो है विटामिन्स यूज़ करें, जिंक टैबलेट्स दे देंगे डॉक्टर उनको। उनको थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा बता देंगे अबाउट के आपने उसको कैसे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेके चलना है, कैसे एहतियात करनी है, ब्रश करते हुए आराम से ऐसे ऐसे ब्रश करना है। स्पाइसी फूड्स, इस तरह के फूड्स नहीं खाने जिनसे आपको अल्सर्स बन जाते हैं, तो उनको आप अवॉइड करें। इसके अलावा डॉक्टर जो है वो क्या बताएँगे, कुछ उनको टूथपेस्ट वगैरह दे देंगे अच्छी सी, और इस तरह से जो है वो ऊपर लगाने के लिए टॉपिकल ट्रीटमेंट दे देंगे अल्सर्स के ऊपर, या क्रीम्स वगैरह इस तरह से दे देंगे। तो मोस्टली क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोकॉटी की जाती है, जला दिया जाता है उस अल्सर को अगर बना हो। या ये हो सकता है कि हम साथ में पेशेंट्स को जो है स्टेरॉइड्स दें, लाइक प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं। और इसके अलावा कॉटराइजेशन विद 10%, ये जो हमने कॉटराइजेशन की है ये 10% सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं, ऊपर इस तरह से कॉटराइजेशन कर देते हैं केमिकल के थ्रू। और इसके अलावा ये है कि स्टेरॉइड्स दे देते हैं, या ये टेट्रासाइक्लिन होती है 250 मिलीग्राम्स टेट्रासाइक्लिन होती है 50 ml ऑफ वाटर में मिक्स करके ना। तो उसको कहते हैं कि ये आपने जो है ना इसको 4 टाइम्स अ डे जो है ना, इससे वो नहीं होते क्या कहते हैं, कुल्ली करना एक किस्म की, उस तरह से करते हैं, माउथ रिंजिंग कहते हैं इसको। और ये होता है कि उसको माउथ रिंजिंग करना है 4 दफ़ा दिन में, और उसके बाद उसको स्वेलो कर लेना है। तो इस तरह से ये होता है कि इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है, जो कि अल्सर्स पे होती ही है, उसके लिए फिर जो है ना लोकली हम पेशेंट को दे देते हैं लिग्नोकेन। उससे ये होता है कि उनकी पेशेंट की जो है पेन रिलीव हो जाती है। सो यू शुड नाउ व्हाट आर द एफ्थस अल्सर्स, उनकी कॉज क्या होती है, वायरल अल्सर्स हम इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, और इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, कंजर्वेटिव क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, और ये इलेक्ट्रोकॉटरी भी होती है इसमें।
देन वी हैव टॉपिक विंसेंट इन्फेक्शन। विंसेंट इन्फेक्शन एक होता है और एक होता है विंसेंट इंजाइना। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट आपको आना चाहिए करना। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म करवाता है? बुरेलिया होता है। बुरेलिया में जो होता है दैट इज़ बुरेलिया विंसेंटाई, ये कॉज करता है, इस वजह से इसका नाम होता है विंसेंट इन्फेक्शन। इसके अलावा बुरेलिया जो होता है ये किसके साथ मिलके करता है? फ्यूजीफॉर्म बैसिलस के साथ मिलके जो है क्या करता है? इन्फेक्शन किसका करता है? दिस इज़ एक्चुअली द एरिया वेयर दिस बैक्टीरिया अटैक्स। ये कौन सा एरिया है? दिस इज़ द एरिया कॉल्ड एज इंटरडेंटल पेपिले। इंटरडेंटल पेपिले, यहाँ से ये स्प्रेड करेगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे आ जाएगा। और इंटरडेंटल पेपिले से कहाँ पे आ जाएगा? प्री मार्जिन्स ऑफ द जिंजिवा पे, तो जिंजिवल मार्जिन्स होती हैं, यहाँ पे आ जाएगा। सो इस तरह से ये बैक्टीरिया स्प्रेड करेगा और क्या करेगा? अल्सरेशन कर देगा, वहाँ की नेक्रोसिस कर देगा। इस तरह से सारे जिंजिवा और इंटरडेंटल पेपिले जो है वो हो जाएंगे। और जब ये पीछे जाएगा तो टॉन्सिल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन बना देगा, जिसको हमने पढ़ा था इन द मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस जो हमने पढ़ा था, उसमें एक टाइप हमने देखी थी विंसेंट एंजाइना। एक्चुअली ये इसी तरह मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल्स पर बना देता है और इसको हम डिफरेंशियल रखते हैं इन केस ऑफ जो हमने मेम्ब्रेनस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी उसमें। तो दिस इज़ द ऑर्गेनिज्म विच इज़ एक्चुअली कॉजिंग दीज थिंग्स। फिर ये होता है कि अब हमने इसका जो है ट्रीटमेंट कैसे करना होता है, डायग्नोसिस किस तरह से करनी होती है। सो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये जो जिंजफा होता है यहाँ से हम कल्चर लेते हैं, स्मेयर लेते हैं ऑर्गेनिज्म का। फिर हमें पता चल जाता है कि बोरीलिया है, तो उसके अगेंस्ट हम पेंसिलिन देते हैं। और जिसको एलर्जी होती है पेंसिलिन से तो हम क्या देते हैं? याद हो गया हुआ है हमें, एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। और इसके साथ साथ हम मेट्रोनिडाजोल भी दे सकते हैं। सो इट विल एक्चुअली किल दैट ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा क्या होता है कि सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स तो हम देते हैं, लेकिन पेशेंट को ये कहना होता है कि अपने दांतों का ख्याल रखो, माउथ वॉशेज़ यूज़ करो, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन। इसके साथ साथ डेंटल हाइजीन जो है वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द विंसेंट इन्फेक्शन जो आया हुआ है पास्ट पेपर्स में। सो नेक्स्ट इज़ अ टेबल 43.1 जो कॉजेज़ होते हैं ओरल अल्सर्स के, वो हमने डिस्कस करना है। जिसमें क्या होता है? वी हैव द निमोनिक टेंसी, जो हम पहले भी पढ़ते होते हैं। टेंसी इज़ द निमोनिक, जिसमें वी हैव टू लेबल इट एज के टी फॉर ट्रॉमा हो सकता है। कोई ट्रॉमा की वजह से ओरल अल्सर बन जाता है। लाइक कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल या थर्मल ट्रॉमा हो सकता है। लाइक फिजिकली हम क्या करते हैं, जैसे कोई, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इल फिटिंग डेंचर होता है, लाइक ब्रेसेस होते हैं, लाइक चीक बाइट हम कर लेते हैं, जैक टूथ होता है, इस सब की वजह से होता है। केमिकल क्या हो सकता है? कोई सिल्वर नाइट्रेट है, कोई एस्पिरिन की वजह से बर्न्स हो सकते हैं, लाइक फिनोल की वजह से बर्न्स हो सकते हैं। सो दैट इज़ एक्चुअली द जो केमिकल ट्रॉमा होता है। इसके अलावा थर्मल ट्रॉमा हो सकता है, लाइक हमने बहुत गर्म खाना खा लिया, बहुत गर्म पानी पी लिया, तो उसकी वजह से अल्सर्स बन जाते हैं, आपको पता है ना इस बारे में। और फिर अगर हम रिवर्स स्मोकिंग करते हैं, सो उसकी वजह से क्या होता है? ट्रॉमा हो जाता है। फिर आता है आई फॉर इम्यून डिसऑर्डर्स एंड द इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस में क्या आएगा? वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लाइक हर्पीस सिम्प्लेक्स का हर्पेंजिया हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक विंसेंट इन्फेक्शन जो अभी हमने देखा। टीबी हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है। फंगल में क्या हो सकता है? कैंडिडिएसिस हो सकता है। ठीक हो गया। उसके अलावा जो आते हैं इम्यून डिसऑर्डर्स, उसमें अभी हमने देखा एफ्थस अल्सर हो सकता है, लाइक बैक्सेट सिंड्रोम हो सकता है। जो बैसेट सिंड्रोम होता है उसको हमने देखा था आई के डिसऑर्डर्स में, जिसमें एक्चुअली वी वर हैविंग द जो यूवीआइटिस था, उसके साथ एसोसिएटेड अल्सर्स होते हैं, जेनिटल अल्सर्स एसोसिएटेड होते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है क्या होता है? एन फॉर न्यूप्लाज्म्स कोई भी हो सकता है, उसकी जैसे अल्सर्स बन सकते हैं, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे सी फॉर एक्चुअली एस फॉर बना लें। एस फॉर क्या होगा? स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कोई भी, लाइक अंदर, मतलब अंदर ओरल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक रिदमा मल्टीफॉर्म हो सकता है, लाइकन प्लेनस हो सकता है, कोई बिनाइन कंडीशन हो सकती है, ल्यूपस एरिथेमेटोसिस हो सकता है। इसके अलावा जो है आगे से हम देखते हैं, ये 3 चीज़ें हैं जो इसमें फिट नहीं हो रही थी, कि ब्लड डिसऑर्डर्स, ड्रग एलर्जी एंड विटामिन डेफिशिएंसीज। ये तो आपको भी पता चल गया होगा। अभी हमने ओरल अल्सर्स देखे थे, एप्थल अल्सर्स में विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से हो रहा था। ड्रग एलर्जी हमने देखा था कि किसी को माउथ वॉशेज से हो जाती है एलर्जी, या किसी ड्रग की वजह से, टूथपेस्ट किसी को एलर्जी हो जाती है उसकी वजह से बन सकते हैं। फूड एलर्जीज हो सकती हैं, ये भी हमने देखा था। ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं किसी को, लाइक सिकल सेल एनीमिया, ग्रेनुलोसाइटोसिस, पेनसाइटोपिनिया, ल्यूकीमिया, न्यूट्रोपीनिया। इन सब में वैसे ही जो है ना अल्सर्स बनने के चांसेस होते हैं, बिकॉज इम्यूनिटी लो होती है। सो दिस वॉज योर टेप। पास क्वेश्चन क्या आए हुए हैं कि डिग्रीज आपने लिखने हैं ओरल अल्सर्स के, जो आपके पास इतने ज़्यादा कॉजेज आ गए हैं। विंसेंट एंजाइना को आपने एक्सप्लेन करना है।
उसके अलावा इन्होंने ये पूछा हुआ है कि 22 ईयर ओल्ड जो है मेडिकल स्टूडेंट है, हॉस्टल में रह रहा है 4 साल से, और उसको पेनफुल अल्सर्स बन जाते हैं, बार बार बन जाते हैं, रिकरेंट है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है ना, रिकरेंट अल्सर्स बन रहे हैं। सो दीज आर द एब्सेस अल्सर्स। आपने उसकी मैनेजमेंट लिख देनी है अच्छी से बना के। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। देन वी हैव द टॉपिक सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जिसको हम कहते हैं SMF। इसमें होता क्या है कि एक्चुअली ये क्रोनिक केस होता है। होता क्या है कि वी हैव द एपिथेलियम, और उसके नीचे क्या होता है, एपिथेलियम के नीचे लेमिना प्रोप्रिया होता है ना। तो यहाँ पे इसके इर्द गिर्द क्या होता है, बिल्कुल सुपरफिशली क्या होती है, फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, मतलब फाइबर्स आ जाते हैं। मीन्स के बहुत क्रोनिक कंडीशन थी, इन्फ्लेमेशन चल रही थी और उसकी वजह से फाइब्रोसिस हो गई। तो इसको हम कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, विच इज़ अ क्रोनिक कंडीशन विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय जक्स्टा एपिथेलियल डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन द ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये फाइब्रस टिश्यू ओरल कैविटी के अंदर, और ये अंदर जाएगा फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। तो अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉजेज़ आपने पहले जो है नहीं देखे होंगे कहीं ना। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर पुअर हो, उन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा टोबैको च्यूइंग अगर जो कोई कर रहे हो उनके अंदर भी कॉमन होता है, लाइक पान जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, अरीका नट्स जो है खा रहे होते हैं इस तरह से, उनके अंदर ये कॉमन होता है। स्मोकिंग कर रहे होते हैं, क्रोनिक स्मोकिंग कर रहे होते हैं, और क्रोनिक अल्कोहलिज्म कर रहे होते हैं, या उनके अंदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, लाइक वाइटामिन्स, जैसे कि हमने आफ्टर अल्सर्स में देखा था। इसके अलावा इम्यून प्रोसेस को ये हो सकता है कि इम्यून मेडिएटेड फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाए टू द एरिकोलिन इन द एरिका नट्स, उनके अगेंस्ट जो है इम्यून प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कुछ लोगों में। और मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज़ भी हो सकते हैं कि ये सारे कॉजेज़ मिल के जो है एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देते हैं, फाइब्रोसिस करवा देंगे ये सब मिलके। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, अरीका नट्स वो कॉन्स्टेंटली खाता जा रहा है बंदा। तो आपके पास जो बुक में फिगर बनी हुई है ना, उस वो आपने जैसे ही आपसे पूछा जाए ना पैथोजेनेसिस लिखें, तो आपने वो फिगर बना देनी होती है। जस्ट उसमें क्या होता है कि आपने सबसे पहले लिखना होता है कि अरीका नट्स जो है वो खा रहा था बंदा, ठीक है, अरीका नट्स यूज़ कर रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे टी सेल्स इम्यूनिटी स्टार्ट होगी, ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट होगी, जिसमें क्या हुआ, टी सेल्स आ गए, हमारे मैक्रोफेजेस आ जाएंगे वहाँ पर सब एपिथेलियल लेयर्स में। एपिथेलियम की जो नीचे लेयर्स होती हैं वहाँ पे ये आ जाएंगे, और एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो किसको बुला लेंगे, मैक्रोफेजेस को बुला लेंगे। अब होगा क्या, अल्टीमेटली क्या होगा, दो काम होंगे। दो काम क्या होंगे कि जो फाइब्रोजेनिक चीज़ें होंगी ना वो ज़्यादा हो जाएंगी, जिन्होंने फाइब्रोसिस करवानी है वो ज़्यादा हो जाएंगे। लाइक ये क्या होगा, दिस इज़ एक्चुअली द फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस के ज़्यादा होने की वजह से ना मीजेनकाइमल सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। मीजेनकाइमल सेल्स क्या करेंगे, फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिवेशन करवाएंगे। दिस इज़ एक्चुअली द कॉलेजन, कि कॉलेजन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है फाइब्रोब्लास्ट की वजह से। और फाइब्रोब्लास्ट कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वी हैव द साइटोकाइंस जो फाइब्रोब्लास्ट को बुला रहे हैं। और साइटोकाइंस कौन रिलीज़ कर रहे हैं, ये मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस को रिलीज़ करते हैं। मीजेनकाइमल सेल्स जो करते हैं फाइब्रोब्लास्ट को रिलीज़ करवाते हैं, उसकी वजह से कॉलेजन ज़्यादा होता जाता है, होता जाता है। दूसरे एंड पे क्या हो रहा होता है, दूसरे एंड पे जो मर कौन रहा होता है यहाँ पे, कॉलेजनेजेस, एंटी फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस के रिलीज़ होने की वजह से। टी सेल्स और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि एंटी फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से कॉलेजनेजेस जो होते हैं वो मर जाते हैं। दीज आर द कॉलेजनेजेस जो मर रहे हैं। तो कॉलेजनेजेस जब मर जाएंगे और कॉलेजन की डिपोजिशन अल्टीमेटली होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, ठीक है, अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन द फाइब्रोसिस। इस तरह से फाइब्रोसिस हो जाती है। फिर उन्होंने ये लिखा हुआ है पैथोजेनेसिस के बाद कि एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड द ल्यूकोप्लेकिया। दिस इज़ एक्चुअली कैंसरस कंडीशन, कि इनकी वजह से कैंसर भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, ओरल कैंसर्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द सिमिलर एटियोलॉजीज, सेम एटियोलॉजी कैंसर को भी लीड करती है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स हैं कि किस में ये ज़्यादा होता है, तो ये 20 to 40 ईयर्स में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। 20 to 40 ईयर्स तकरीबन यंग एज ही होती है, उसमें कॉमन होती है। बर्निंग सेंसेशन होती है, मीन्स के पेशेंट जो है स्पाइसी फूड नहीं खा सकता, उसको इनटॉलरेंस होती है चिलीज़ से, ठीक है। और क्या होता है, माउथ के अंदर सोरनेस हो जाती है, गला जो है ऐसे मतलब बर्निंग सेंसेशन की वजह से ना वो खाना नहीं खा सकता गरम गरम, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, वी हैव द के माउथ मुश्किल से ओपन होता है क्योंकि अंदर फाइब्रोसिस हो गई हुई है, तो डिफ़िकल्ट टू ओपन द माउथ फुली। और जो है बंदा वो अपनी ज़ुबान भी बाहर प्रोट्यूड नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकाल सकता। तो इस तरह से ट्रिज़मस की हालत हो जाती है, ट्रिज़मस के लॉकजा हो जाता है फाइब्रोसिस की वजह से। और मोस्टली हमें ये कहाँ कहाँ मिलता है, हम जब देखते हैं कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहाँ कहाँ हुई हो सकती है, ये अंदर जैसे कि अभी आपने देखा बकल म्यूकोजा के अंदर हो सकती है, सॉफ्ट पैलेट के अंदर हो सकती है, ये वेजिकल्स के फॉर्म में पहले होती है और उसके बाद ये रप्चर हो जाती है और अल्सर्स बना देती है। पहले वेजिकल्स होंगे और वेजिकल्स जब रप्चर करेंगे तो उसमें से अल्सर्स बन जाएंगे, ठीक हो गया।
अब ट्रिज्मस जो होता है इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट अपना मुंह भी नहीं खोल सकता, ज़ुबान भी नहीं बाहर निकाल सकता। तो अब वो क्या करता है कि उसको ब्रश करने में टीथ इतना मुश्किल होता है और इसकी वजह से उसकी ओरल हाइजीन बहुत ख़राब हो जाती है और उसके जो दांत होते हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हमने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना होता है? तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले वी हैव कि हम उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करवाएं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को क्या कहेंगे कि आप अपना ये जितने भी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, च्यूइंग, टोबैको च्यूइंग, अरेका नट्स, अल्कोहल वगैरह, इनको छोड़ दें। वाइटामिन्स खाएं, जिंक, विटामिन ए। इसके साथ साथ हम जो पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं वो ये होता है कि स्टीरॉयड का इंजेक्शन देते हैं। स्टीरॉयड के इंजेक्शन में हम क्या देते हैं? डेक्सामेथासोन देते हैं 1 ml, ठीक है। और उसके साथ हम मिक्स करके देते हैं इंजेक्शन में हाइलेज, ठीक है। ये हाइलेज जो होता है वी हैव इसके जो अमाउंट होती है वो 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं इन द 1 ml ऑफ डेक्सामेथासोन, ठीक है। तो इस तरह से मिक्स करके हमने ये इंजेक्शन जो है उसके अंदर लगा देना होता है। उससे क्या होता है कि फाइब्रोसिस ख़त्म हो जाती है और पेशेंट को जो आ रहे होते हैं लॉक जॉ के केसेस वो कम हो जाते हैं, ताकि वो बाकी बाकी ये सब इरिटेंट फैक्टर्स को हम अवॉइड करवाते हैं। एनीमिया को ट्रीट करते हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज को ट्रीट करते हैं और उसको जो ओपनिंग एक्सरसाइजेज सिखाते हैं। फिर होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? इसका ये होता है कि वहाँ पे फाइब्रोसिस हुई होती है तो हमने उसको ख़त्म करना होता है वहाँ से। सिंपल रिलीज़ ऑफ फाइब्रोसिस करवाते हैं, वहाँ पे स्किन ग्राफ्ट लगा देते हैं। इसके अलावा स्किन ग्राफ्ट के अलावा जो हम ग्राफ्ट ले सकते हैं वो टेम्पोरल फेशिया से ग्राफ्ट ले सकते हैं। ये टेम्पोरल मसल होता है, ये टेम्पोरलिस जो फॉसा होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, कोरोनाइड प्रोसेस तक जाके इसकी अटैचमेंट होती है। तो हम क्या करते हैं कि टेम्पोरल फेशिया को वहाँ से फ्लैप ले सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली रिटन इन बुक, लेके सुपरफिशियल टेम्पोरल फेशिया फ्लैप लेते हैं। स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोरोनाइडेक्टमी यूज़ करते हैं, मतलब कि कोरोनाइड प्रोसेस जहाँ पे अटैच हो रहा है वहाँ से उसको मतलब थोड़ा सा काट देंगे, कोरोनाइडेक्टमी करेंगे। टेम्पोरल मसल की मायोटोमी करेंगे, ठीक है। तो एक हमने टेम्पोरल फेशिया को यूज़ किया, दूसरा हमने टेम्पोरल मसल की मायोटोमी की, मीन्स मतलब मसल को थोड़ा काट दिया। कोरोनाइडेक्टमी की मतलब कोरोनाइड प्रोसेस से थोड़ा सा काटा। मतलब इसमें हम क्या करें? फाइब्रोसिस को रिलीव करें, है ना। तो ये सारा कॉज होता है इसका। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम नेज़ोलेबियल फ्लैप ले सकते हैं, ठीक है। नाक के पास से और लिप के पास से नेज़ोफेबियल लेबियल फ्लैप्स ले सकते हैं। इसके अलावा हम जो है टंग के ऊपर से ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बायलेटरल टंग फ्लैप्स, वहाँ से हम फ्लैप ले सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं कि ये दिस इज़ अ पैलेट, यहाँ से हम आइलैंड की फॉर्म में आइलैंड पैलेटल म्यूकोपेरियोस्टियल फ्लैप ये ले सकते हैं। इसमें हमें साथ साथ क्या करना वो पड़ता है, जो सेकंड मोलर होता है उसको रिमूव करना पड़ता है। इसके साथ साथ क्या हो सकता है कि वी एक्चुअली टेक द जो है एक्चुअली टेक द बक्कल फैट, मतलब कि जो बक्कल वाला रीजन है वहाँ से हम फैट पैड ग्राफ्ट जो है वो यूज़ करें सर्जिकल एक्सcision करके। और उसके अलावा हम जो है रेडियल फोरम जो है दोनों साइड्स के ग्राफ्स ले सकते हैं, बायलेटरल रेडियल फोरम फ्री फ्लैप। तो ये सारे इसके जो है लिखे हुए आपके बुक में अजीब से नाम है, ये आपने खुद ही याद करना है, जैसे दिस आर द पिक्चर्स के, ताकि आपको इजीली नाम याद हो जाए। इसी तरह से पेपर में आता है कि 45 ईयर्स ओल्ड मैन है, तकरीबन 40 के पास इसकी एज है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, ट्रिज्मस हुआ हुआ है, उसका लॉकजा हुआ हुआ है, पान च्यूइंग करता था, अल्कोहल कंज्यूम करता था, उसकी पुअर जो है ओरोडेंटल हाइजीन है, वाइटिश ओरल कैविटी हमें मिली है और ये है कि वाइट पैच हमें मिला है और वो पेनलेस है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है कि इट विल एक्चुअली लीड ड्यू टू द ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। 4 प्री डिस्पोजिंग आपने कॉजेज लिखने हैं, पैथोलॉजी लिखनी है और मैनेज कैसे करना है वो लिखना है। 55 ईयर ओल्ड लेडी है और पान च्यूइंग करती थी, 15 साल हो गए हैं, क्रॉनिक केस हुआ हुआ है और उसको जो है सॉलिड ये ट्रिज्मस हो गया हुआ है। तो डायग्नोसिस क्या होगी? सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस आपने पूरा लिखना है, ठीक है। और मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, तीन तरह से बना के लिख दीजिएगा, कंजर्वेटिव, मेडिकल एंड सर्जिकल, दिस इज़ ऑल अबाउट